हेलो एवरीवन, आयुन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था सोलर पावर टेक्नोलॉजी के बारे में। सोलर पावर टेक्नोलॉजी में आखिर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या यूनिट्स था, उसमें क्या क्या सारे यूनिट्स, कितने यूनिट्स थे, उस यूनिट्स में कितने डिवाइसेस थे, अलग अलग तरह के डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आखिर वो सारा यूनिट्स को पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट्स है और यूनिट्स में क्या क्या डिवाइसेस हैं उसके बारे में। आज मैं उसमें यूनिट्स का पहला नंबर यूनिट यानी कि सोलर एनर्जी, जो आपका पहला यूनिट है, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सोलर एनर्जी के बारे में मैंने आपको पिछले बार बताया था, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि आखिर सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी कहाँ से आया है। सोलर एनर्जी का नाम लेते ही, सोलर पावर का नाम लेते ही हमारे पास जो माइंड में फिगर बनता है वो सूर्य का बनता है, ये भी बताया था मैंने। उससे आने वाली जो किरणें हैं, उससे आने वाली जो लाइट्स हैं, सनलाइट है, वो सब उसे क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। यानी कि वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को रखते हैं। लाइट भी होता है, लाइट एनर्जी उसमें होते हैं। यानी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सीधा बता दिया था सोलर एनर्जी के बारे में। आज सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं कि आखिर जो सोलर एनर्जी आ रहा है हमारे सन के पास, सन से चले हमारे पृथ्वी के पास आ गया। एनर्जी तो हमारे पृथ्वी के पास आ गया और पृथ्वी के पास तो आया, लेकिन हमारे पास पहुंचने के लिए उसको अलग अलग जो वायुमंडल है, हवा है, बादल है, सबको चीरते हुए, सबको पार करते हुए हमारे पास ये सोलर एनर्जी पहुँच रही है। चलिए, तो हम समझते हैं कि सोलर एनर्जी हमारे पास पहुँच गई। तो ये सोलर एनर्जी हमारे पास पहुँची है, वो सूर्य से निकली। तो सूर्य में वो सोलर एनर्जी आखिर बना कैसे, वो जो हीट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी जो हमारे पास निकल पहुंचा, वो वहाँ पर बना कैसे, वहाँ सूर्य में बिल्डअप कैसे हुआ, आज उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। उसको समझने से पहले थोड़ा हम लोग सूर्य के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। सूर्य के कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं समझना है, ये आपको ज्योग्राफी का पार्ट है, आप पढ़े होंगे। जैसा कि आप पढ़े होंगे, अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अर्थ का अलग अलग लेयर होता है, अर्थ के सबसे अंदर के लेयर को जैसे हम लोग कोर कहते हैं, कोर आप पढ़े होंगे। उसी तरह सन के अंदर के पार्ट को भी कोर कहते हैं, कोर। जहाँ जैसे सन, जैसे हमारे अर्थ में क्या है कि कोर में एकदम लावा है, हीट है, बहुत ज़्यादा तपती हुई गर्मी है, वह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। उसी तरह क्या है, सन का जो अंदर का पार्ट है, देखिए सन है, इस सन मैंने बनाया है। सन का एक अंदर का पार्ट को मैंने शो किया है, जो कोर है, और सन और जो बाहर का जो पार्ट दिखा रहा है वो अलग अलग और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उन सारे लेयर्स को मैं दिखाकर मैंने सीधे लाइट को दिखा दिया है, हीट एनर्जी को दिखा दिया है, जो आपको दिखता है सूर्य जलता हुआ, तपता हुआ, जो भी किरणें आ रही हैं उनसे। तो सन का जो अंदर का पार्ट है, जो कोर है, आगे समझते हैं कोर के बारे में। हमारा जिस प्रकार हमारा अर्थ का कोर है, उसी प्रकार सन का भी कोर है। सन के अंदर भी अंदर का कंस्ट्रक्शन को कोर कहते हैं। उस कोर में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनता है। मतलब एनर्जी बनता है क्या, एनर्जी प्रोड्यूस होता है कैसे, वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलग अलग तरह का आपने पढ़ा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या पढ़े हैं कि एक छोटा सा न्यूक्लियाई क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस टूटने के बाद क्या होता है, हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं। यानी कि जो आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और जो हीट एनर्जी बनता है उस हीट एनर्जी का यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो स्टीम को जनरेट करने में करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से बिजली बनाते हैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। अंदर बीच का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जो आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपने पढ़ लिया है। तो वहाँ क्या होता था, ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसका न्यूक्लियर रिएक्शन आपने नाम सुना होगा। एक सुना है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा पढ़े हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि क्या होता है कि जब एक छोटा सा न्यूक्लियस और एक और छोटा सा न्यूक्लियस, यानी कि दो छोटा सा न्यूक्लियस मिल करके क्या होते हैं, एक मीडियम साइज का न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं और एक छोटे से न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बड़े से पार्टिकल का, मीडियम से पार्टिकल का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक मीडियम साइज के न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में पढ़ा है न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता था, यानी कि फ्यूजन, वहाँ क्या हो रहा है, फ्यूजन। यहाँ क्या है, फ्यूजन। पहले फ्यूजन और फ्यूजन समझिए, उसके बाद मैं आपको सारा बताता हूँ कि ये क्या प्रोसेस इसमें हो रहा है। पहले फ्यूजन में क्या था कि जब वहाँ पढ़े थे कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस था, वो क्या था, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया था। यानी कि हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गए थे और उसके साथ साथ एनर्जी निकल रहा था, जो हीट एनर्जी था। उस हीट एनर्जी का यूज करके हमने क्या किया, बिजली बना दी न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है। फ्यूजन में अभी आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं सब भूल जाइए। अभी मैं फ्यूजन आपको समझा रहा हूँ। फ्यूजन में क्या कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़े से न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, मीडियम साइज के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। मतलब जो छोटे छोटे न्यूक्लियस से बड़े होते हैं और उसके साथ साथ हीट एनर्जी को भी रिलीज करते हैं। फ्यूजन में ये होता था क्या कि
एक बड़ा सा दो छोटे में टूट जाता था और हीट एनर्जी देता था। इसमें क्या है कि दो छोटे छोटे मिलेंगे और मीडियम साइज के न्यूक्लियस बनाएंगे और उसके साथ साथ ये भी हीट एनर्जी देंगे, एक हीट एनर्जी देंगे। बस यही प्रोसेस होता है सूर्य के अंदर। मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता था, फ्यूजन होता था। फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन, यानी कि वहाँ टूटता था। यहाँ विखंडन नहीं है, यहाँ संलयन है, यानी कि फ्यूजन है, यहाँ टूटता है। यहाँ जैसे कि ये सन है, सन जानते होंगे आप कि सन जो है वो हाइड्रोजन का बना होता है। वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन का बना होता है। तो वहाँ क्या होता है कि दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिल करके एक मीडियम साइज के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जो हाइड्रोजन जो होते हैं मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और वो एनर्जी जो हमको सन से दिखता है क्या, किस फॉर्म में, जो हमारे पास पहुंचती है। वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो लाइट एनर्जी होती है जो हमारे पास पहुंचते हैं, वो हीट एनर्जी होती है जो हमारे पास पहुंचती है, और बहुत सारे रेडिएशंस पहुंचते हैं। बहुत सारे रेडिएशंस में आप लोग जानते होंगे, यूवी रे पहुंचता है, अल्ट्रावायलेट रे, सब अलग अलग तरह के हमारे पास रेडिएशंस पहुंचते हैं। यानी कि सन का कोर में भी यही प्रोसेस हो रहा है, क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या हो रहा है, वहाँ दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जो है मिल रहे हैं और एक मीडियम साइज के न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि यहाँ जो कोर में प्रोसेस हो रहा है और चारों तरफ क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को स्प्लिट कर रहे हैं। अब ये जो सन है, ये सन आप देखिए, सन क्या है और यहाँ पे पृथ्वी है, मान लीजिए ये सन है, यहाँ पृथ्वी का पोजीशन है। अब क्या है कि सन से जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी बन रही है, वो क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है। सन तो किसी एक खास जगह पे हो, बहुत दूर सन तो है, मतलब कि पृथ्वी तो किसी एक खास जगह पर है। यानी कि सन से बहुत दूर पर एक पृथ्वी है, अपना पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। और सन से क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है, बहुत सारे रेडिएशंस निकल रहे हैं। एकदम जो कुछ रेडिएशन अच्छे हैं, कुछ रेडिएशन बहुत ही खराब है, हमारे यहाँ कुछ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ हमारे लिए बहुत ही खराबदायक हैं, मतलब कि अलग अलग हैं। यानी कि यहाँ से पहुँच रहे हैं, हीट यहाँ से लाइट एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, यानी अलग अलग दिशाओं में निकल रही है। उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि सन से एक ही एनर्जी हमारे पृथ्वी के पास पहुँचती है। यानी कि आपको पता चल गया कि सन के पास जो एनर्जी आ रहा है, सन से जो हमारा एनर्जी आ रहा है, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी बोल रहे हैं, सोलर पावर बोल रहे हैं, वो कैसे हमारे पास पहुँच रही है। तो इस मीडियम रीच के थ्रू हमारे पास पहुँच गया। वो बना कहाँ है, सन में बना है। कैसे बना है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू बना, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिए, फ्यूजन नहीं फ्यूजन, यानी कि संलयन, यहाँ संलयन हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन है। अब हम लोग समझते हैं कि सन के बारे में थोड़ा। सन में एनर्जी कैसे बना, ये तो आप लोग देख लीजिए। सन के पास से जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से है, कैसे है, वो तो प्रोसेस अंदर देख लीजिए, कौन सा केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा है। अब हम समझते हैं कि सन क्या है। सन के बारे में थोड़ा, एनर्जी धीरे धीरे हमारे पास आएंगे, एनर्जी धीरे धीरे हम धरती पर लेकर आएंगे। कैसे धरती के पास आया, किन किन प्रोसेस से होकर गुजरा वो एनर्जी, तब हमारे पास आया, और उस एनर्जी जब पहुंच गया तो हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझेंगे। उससे पहले देखते हैं सन के बारे में। यानी कि सन को कहा जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, या उसको कहते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कि प्रकाश एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है, तो सन है। सन को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, सबसे मुख्य स्रोत। कुछ भी एनर्जी चाहिए, जैसे कि हीट एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सोलर पावर लगा देते हैं और हम इससे आसानी से बिजली बना देते हैं। बहुत सारे पैनल प्लेट्स लगा देते हैं, वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे सोलर प्लेट्स लगा के वहाँ से बिजली बना लेते हैं। एनर्जी क्या कहते हैं, कई चीज़ों को सुखाने में यूज करते हैं, जो बहुत सारा आप धीरे धीरे जब इसमें अंदर से डिटेल से जानिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो वर्षा भी होती है, आप भी देखे होंगे वर्षा होती है, सूर्य की किरणें जब पड़ती है पानी पर, पानी भापर के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, वापस को प्रोसेस करवाने के लिए। यानी कि एनर्जी का प्राथमिक सोर्स किसको कहा जाता है, सन को कहा जाता है। यानी कि सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, उसे ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब सन से जो हमारे पास एनर्जी पहुंच रहा है, वो एनर्जी कैसे पहुंच रहा है, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सन में क्या है, हीट है, तो हीट कैसे पहुंच रहा है हमारे पास। सन उतना दूर है, पृथ्वी इतना दूर है, सन यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है। आपको देख कर यहाँ लगता है बहुत छोटा डिस्टेंस, एक करोड़ों किलोमीटर में डिस्टेंस है, करोड़ों किलोमीटर में ये डिस्टेंस है। तो एनर्जी पहुँच कैसे रहा है, तो आपने इससे पहले पढ़ चुके होंगे आपने क्या कि हीट ट्रांसफर के मोड्स, यानी कि हीट कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, आप पढ़े होंगे ट्रांसफर में, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को यहाँ से उस जगह पे ले जाना है, तो हम इसको कैसे कैसे ले जा सकते हैं। या फिर इसको हम लोग कोई यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब कि कोई आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दे, हम उसको दें, उसको दे, उसको दे, उसको दे। आपने वहाँ अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, कंडक्शन पढ़ा होगा, यानी कि वो एक पार्टी के लेके चल जाते हैं। दूसरा आपने मोड हीट ट्रांसफर का मोड पढ़ा होगा, कन्वेक्शन, मतलब डायरेक्टली हम यहाँ से इसको भेज दें, मतलब कि ये क्या करें कि हम ही यहाँ से लें और यहाँ से लेकर चले जाएँ, किसी को नहीं दें।
तीसरा मोड्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर में पढ़ा होगा आपने रेडिएशन। 3 मोड्स आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पे एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है जहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई बीच में हम जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में क्या है, स्पेस वैक्यूम है, कुछ नहीं है यहाँ, ना हवा है ना पानी, कुछ नहीं है, इसलिए वैक्यूम है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी ले जाने वाला कोई है नहीं। तो तीसरा यहाँ पे काम आता है रेडिएशन, यानी कि एनर्जी जो है, यानी कि सन का जो हीट है, जो लाइट है, वो किस फॉर्म में यहाँ पर पहुँचता है, वो पहुँचता है रेडिएशन के फॉर्म में, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वेव के फॉर्म में हमारे पास पृथ्वी के पास पहुंचता है। नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि यहाँ से सीधा आपको ऑब्जेक्टिव में कई एग्जाम्स में भी पूछ देता है कि जो सन से आने वाली जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी, वो किस फॉर्म में आती है, तो सीधा आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप जान चुके हैं पहले, इसके पहले के सेमेस्टर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या होती है, हमारे पास पहुँचती है। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जब फॉर्म में जब एनर्जी पहुँचती है तो उस एनर्जी में क्या क्या होता है, हमारे पास एनर्जी पहुंच रही है, दिन का टाइम है, हम बाहर निकले हुए हैं, दिन में हमारे पास क्या देखने को क्या पहुंच रही है, सन से आने वाली जो किरणें हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या क्या लेके आ रहा है साथ में लाइट एनर्जी को लेके आ रहा है। लाइट एनर्जी को लेके आ रहा है मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, यानी कि वो लाइट एनर्जी को लेके आ रहा है, तो पता पड़ता है। दूसरा बात है क्या चीज़ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धूप में रख देते हैं, जो सन की किरणें आती है उसको रख देते हैं, वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है, वो हीट को भी लेकर आ रहा है, हीट एनर्जी को भी लेकर आ रहा है। लाइट जब इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, मान लीजिए इसमें सन लाइट पड़ रहा है, ये दिख रहा है हमको, मतलब ये लाइट एनर्जी लेकर आया। दूसरा क्या है कि ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है मतलब हो क्या कि हीट एनर्जी के साथ भी आ रहा है। और तीसरा आप जानते होंगे, आप सुने होंगे जरूर कि जो सन से आने वाली किरणें उनसे बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, बहुत सारे डेंजर जैसे यूवी रे, जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को रोक देता है, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को रोक देता है, जो हमारे नुकसानदायक है, जिससे हमको बहुत सारे डिजीज, स्किन डिजीज, अलग अलग तरह के डिजीज हो जाते हैं। यानी कि लाइट जो हमारे पास, जो पृथ्वी के पास लाइट पहुंच रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पहुंच रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और उसके साथ साथ बहुत सारे रेडिएशन हैं, हमारे पास रेडिएशन पहुंच गए हैं। यानी कि हमने पृथ्वी के पास लाइट जो आया, पृथ्वी के पास हमें लाइट पहुंचा। अब तो लाइट किस प्रकार का है, वो लाइट जो हमारे पास पहुंच रहा है, आपने सुना होगा एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये जो सन से आने वाली एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। मतलब कि रीन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, वैसा सोर्स जो पे बार बार मिलते रहता है। जैसे वाटर है, एक बार हम वाटर का यूज कर लिए तो वो क्या बनेंगे, वाटर है, एक बार हम वाटर का यूज कर लिए, वो वापस से बादल बनेगा, फिर वाटर हमें मिलेगा, फिर बादल मिलेगा, फिर वाटर, ठीक है, रीन्यूएबल है, हमको बार बार मिल सकता है। ये हमें कभी जब साइकिल के थ्रू हमें प्राप्त होते रहता है। और नॉन रिन्यूएबल सीधा सीधी है क्या कि नॉन रिन्यूएबल के बारे में समझते हैं अगर, तो उसमें क्या है कि जैसे कोयला एक बार मिल गया है और जब एक बार वो खत्म हो जाएगा तब उसको मिलने में हमको करोड़ों साल लग जाएगा। अगर वैसा कंडीशन आता है कि हमको मिले, और उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप जानते होंगे कोयला प्राप्त कैसे किया जाता है, पेट्रोल कैसे प्राप्त किया जाता है, उसमें करोड़ों साल लग जाते हैं, यानी कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। दूसरा बात है कि सोलर एनर्जी जो हमारे पास पहुंच रहा है, पहले से उसका डेवलपमेंट नहीं था, अब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होने लगा है, लोग सोलर प्लेट्स का यूज करने लगे हैं। अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। यानी कि क्या परंपरागत तरीके से नहीं आ रहा, परंपरागत तरीके से मतलब जो हमारे पूर्वज यूज करते थे, क्या कभी पूर्वज यूज किए सोलर एनर्जी का, सोलर प्लेट कभी लगाए हैं, कभी अब जो नया नया डिवाइस आपको पढ़ने के लिए बताए हैं जिसका नाम है सोलर कुकर, ये सब क्या कभी हमने भी ज़्यादा यूज नहीं किया है, यानी कि अब तक के टाइम में भी यूज नहीं है। मतलब ये परंपरागत तरीके से नहीं है, यानी कि गैर परंपरागत तरीके से आने वाला है। परंपरागत यानी कि जो शुरू से पूर्वज लोग यूज करते आ रहे हैं, पूर्वज लोग यूज नहीं कर रहे थे, क्या है गैर परंपरागत, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। यानी सोलर एनर्जी हमारे पास पहुँच तो बहुत दिन से रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका हम जो यूज़ था वो भी नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह से यूज कर सकते हैं, सोलर प्लेट लगा सकते हैं। आज धीरे धीरे जब डेवलपमेंट्स होने लगे हैं, तो इसका सोलर प्लेट का यूज करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को, बहुत सारे रेलवे तक को चलाने की कोशिश किया जा रहा है कि हम इसी से चलाएं, क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, पॉल्यूशन से एकदम फ्री है। आप बिजली को बनाइए सोलर प्लेट लगा करके, तो सोलर प्लेट लगा कर बिजली बनाइए तो क्या हो, कोई पॉल्यूशन होगा एकदम नहीं, सनलाइट पता है हमें बिजली मिल रहा है। लेकिन वही हम बिजली को बनाते हैं स्टीम पावर प्लांट में, तो स्टीम पावर प्लांट का डिसएडवांटेज पढ़े क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से आप बिजली बनाइए उसमें भी आप पढ़े होंगे, उसमें बहुत डेंजर रेडिएशंस निकलते हैं, इसलिए बहुत दूर के एरिया में उसको बनाया जाता है। डिसएडवांटेज वो सब है, लेकिन इसमें वैसा डिसएडवांटेज नहीं है, ये फ्री में भी मिल रहा है। लेकिन इसका यूज़ धीरे धीरे हम लोग जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग इसके यूज़ को भी अच्छे से करने लगेंगे। यहाँ तक समझते हैं। चलिए ये तो हम समझ गए कि जो हमारे पास जो रे आ रहा है, जो किरण आ रहा है, यानी कि जो सनलाइट आ रहा है, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है।
दूसरा पढ़ें क्या रीन्यूएबल है, मतलब कि जो बहुत मतलब कि हमारे सन का एनर्जी रीन्यूएबल का दूसरा एक और बात जिसे मतलब कि एक बात बता, दूसरा एक और इसका डिफिनीशन होता है, क्या होता है कि जो एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत लंबे समय तक हमें मिलेगा उस एनर्जी को भी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सन का लाइट क्या है, हमारे पास पहुंच रहा है, हम उसका यूज कर रहे हैं तो क्या खत्म हो जा रहा है, फिर मिल रहा है, अगली सुबह हो रहा है फिर मिल रहा है, अगली सुबह हो रहा है फिर मिल रहा है, और ये हमें लाखों साल तक मिलते रहेगा। अभी ये कभी सन अभी खत्म ही नहीं होने वाला, यानी कि जिसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल रहा है और ये बहुत लंबे समय तक मिलेगा और हमेशा मिल रहा है, वो क्या हो गया रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि गैर परंपरागत है, पहले से नहीं आ रहा है, गैर परंपरागत है। अब समझते क्या कि सन कितना टोटल एनर्जी को बना रहा है, अंदर कोर के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे बताया मैंने वहाँ होता है, जिससे क्या होता है हीट भी निकलता है, तो ये जो हीट निकलता है वो सन क्या खाली पृथ्वी को दे दे रहा है, सन है आप कह रहे हैं कि आप पृथ्वी आपको सारा दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। सन क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ भेज रहा है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर ऐसे एक बॉल को लटका देते हैं, बल्ब को ऐसे लटका देते हैं, वो क्या करता है, जैसे कि आप वहाँ पर एक कहीं पर एक यहाँ पर एक मार्कर रख दिए हैं, तो ये बॉल जो है जो बल्ब है, ये बल्ब क्या करेगा, लाइट जैसे ही इसमें जलेगा, ये बल्ब जैसे ही ग्लो करेगा, जैसे ही इसको हम लाइट देंगे कनेक्शन देंगे वैसे ही क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलेगा, जलने के बाद क्या होगा, ये चारों तरफ अपनी लाइट को भेजेगा, चारों तरफ इधर उधर उधर सारी जगह पे भेजेगा, और ये इस मार्कर के पास भी भेजेगा। इसका क्या टोटल एनर्जी इसके पास पहुंचेगा, नहीं, इसका बहुत ही कम परसेंटेज पहुंचेगा। उसी तरह क्या होता है जब सन जो है जो चारों तरफ क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लेकिन उसका सारा एनर्जी आपके पास नहीं पहुंच रहा है। अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन पता चलेगा कि इसका जो टोटल एनर्जी है उसका 1% भी अर्थ के पास नहीं पहुंचता है। सन टोटल एनर्जी का अपने टोटल एनर्जी मतलब कि जितना एनर्जी कितना वो डेवलप करता है, तो देखिए 3.5 × 10⁻23 किलोवाट पावर को जनरेट करता है, मतलब कि हर एक सेकेंड में वो कितने एनर्जी को डेवलप कर रहा है, 3.5 × 10⁻23 किलोवाट, यानी कितने पावर को डेवलप कर रहा है, यानी कितना पावर का मतलब क्या हो गया कि हर एक सेकेंड में इतनी एनर्जी को डेवलप कर रहा है। अब इतने पावर को डेवलप कर रहा है, इसके बाद देखते हैं इतने पावर को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, यानी कि इतने पावर को डेवलप करने का मतलब है क्या जी कि 3.5 × 10⁻23 किलोवाट एनर्जी को ये डेवलप कर रहा है हर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में डेवलप कर रहा है। तो क्या सारा पावर इसी अर्थ को दे दे रहा है, ये जो इसका कुछ ही पावर क्या हो रहा है, अर्थ के पास पहुंच रहा है, कुछ ही पावर, और पावर को देखेंगे ना तो ये 1% भी नहीं हो पाता है, जो इसका जितना ये डेवलप कर रहा है। मान लेते हैं अभी इतना नहीं कर रहा, आप एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये 100 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, 100 वाट का ये अपना 1 वाट भी, अपना ये पावर जो है कोई 1 वाट भी अर्थ को नहीं देता है, 1 वाट भी नहीं, वो सारे तरफ चारों तरफ फैल डालता है और उसका जो पावर मिलता है अर्थ को 1 वाट भी नहीं मिल पाता है। यानी कहने का मतलब कि इसका 1% भी इसको नहीं मिल रहा है, जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका 1% भी अर्थ को नहीं मिल रहा है पावर, यानी कि अर्थ को भी नहीं, तो अर्थ को कितना पावर मिल रहा है, तो अर्थ कैलकुलेशन जब किया गया तो अर्थ को पता चला कि ये अर्थ के पास जो टोटल पावर है वो पहुंचता है कितना 2 × 10⁻14 किलोवाट, यानी कि इतना पावर इसके पास पहुंच रहा है। यानी कि अगर एनर्जी की बात करें तो 2 × 10⁻14 जो इतना एनर्जी, इतना जूल एनर्जी 1 सेकेंड में अर्थ के पास पहुंच रहा है, हर 1 सेकेंड में, जो टोटल रेडिएशन का क्या है 1% भी नहीं है, टोटल जितना ये पावर को डेवलप कर रहा है उसका 1% भी अर्थ के पास नहीं पहुंच रहा है। अब जो भी एनर्जी पहुंच रहा है कुछ तो पहुंच रहा है, नहीं टोटल पहुंच रहा है। सोचिए अगर 1% भी नहीं पहुंच रहा है तो हमें इतना गर्मी लगता है, इतना धूप लगता है, अगर इसका 2-4% इसके पास पहुंच जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ का टेम्परेचर इतना है कि लोग ही नहीं रह सकते हैं, यहाँ तक इतना टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, यानी उसका 1% इसका 0.00001% ऐसा कुछ एनर्जी इसमें पहुँचता है। अगर उसका 1% भी पहुँच गया तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि रहना यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि सूर्य जो है अपना टोटल एनर्जी जनरेट किया, कितना किया था 3.5 × 10⁻23 किलोवाट पावर, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के पास पहुँचा, कितना पहुँचा तो 2 × 10⁻14 किलोवाट, इतना पावर अर्थ के पास पहुँचा, इतना तो पहुँचे, कुछ तो पहुँचा, जो हमारे पास आ रहा है देख रहे बाहर धूप है, कुछ तो पहुँच रहा, तो जो टोटल पहुँच रहा है कितना पहुँच रहा है ये याद रखिए कितना पहुँच रहा है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही यहाँ पे अर्थ के पास पहुँचा, हम अर्थ पर हैं अभी, तो अर्थ के क्या है अभी सरफेस पर है, अभी हम जमीन पर हैं, लेकिन क्या है अर्थ इतना ही है नहीं, अर्थ के क्या है ऊपर वायुमंडल है, अलग अलग तरह के, आप जब जैसे ज्योग्राफी आप थोड़ा पढ़िएगा, ज्योग्राफी का थोड़ा पार्ट है, तो ज्योग्राफी जैसे से आप पढ़िएगा तो पता चलेगा अलग अलग मंडल, अलग अलग लेयर है, अलग अलग 3-4 लेयर 5 लेयर है, उन सारे लेयर को उन लेयर सारे लेयर्स में गैसेज हैं, कहीं बादल है, कहीं धूल कण है, अलग अलग चीज़ है।
तो उन सभी को हार कर, उन सभी चीज़ों को चीर कर उसको क्या है, लाइट को पहुंचना है यहाँ पर, यानी कि इन सभी से पार होकर लाइट को क्या हमारी धरती पर पहुंचना है। तो देखिए ये है क्या, अर्थ का सरफेस, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो गोल सा बनाया हुआ ये वाला पार्ट जो है वो अर्थ का सरफेस है जिस पे हम लोग हैं। और बीच में क्या है, बादल है, कहीं धूल है, कहीं एयर है, कहीं अलग अलग तरह का गैस है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही टोटल लाइट यहाँ पहुँचता है उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, यहाँ से एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है जिसमें बादल, पेड़ पौधे, बहुत चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, हवा, वायु, बहुत थोड़ा मंडल, ये सारा नमी, ये सारा चीज़ है, उससे क्या होता है कुछ लाइट टकरा कर वापस लौट जाते हैं, मतलब अलग दिशाओं में भटक जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे, यहाँ से क्या होता है कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्ट क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि आप पढ़े होंगे क्या, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे कि आप पाथ से भटक जाते हैं, मतलब कि पाथ जाना चाहिए था वैसे घूम जाते हैं, मतलब कि अर्थ के हमारे सरफेस पे नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरा क्या है, कुछ पार्ट क्या होते हैं कि जब बादल है तो बादल क्या करेगा, बादल से जब धूप गुजरेगा, धूप में क्या है ना गर्मी है, तो कुछ बादल क्या करेगा उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने में रख लेगा, सारे को पास नहीं होने देगा। तो जब वहाँ से लाइट एनर्जी आया है तो बादल से जब जाएगा पास करेगा तो बादल क्या करेगा, उस कुछ पार्ट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करके रख लेगा और कुछ पार्ट को वापस भेज देगा, यानी कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे में क्या होता है, ये तो बहुत कम एनर्जी सूर्य का जितना प्रोड्यूस करता है उसका बहुत ही कम एनर्जी हमारे सन के पास पहुंचा। अब जितना भी सन के पास पहुंचा उसमें से जितना भी सन के पास पहुंचा उसमें से क्या होता है 90% एनर्जी जो होता है वो सन क्या कर देता है, या तो रिफ्लेक्ट कर देता है या रिफ्रैक्ट कर देता है, या उसका जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि 90% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या चीज़ में, रिफ्लेक्शन के थ्रू, रिफ्रैक्शन के थ्रू, या जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके थ्रू यहाँ पर 90% एनर्जी बचा कितना 10%। और उसका जो 10% यानी कि हमारे अर्थ के पास कितना पहुंचा था, देखिए अर्थ के पास पहुंचा था इतना एनर्जी 2 × 10⁻14 किलोवाट, इतना पावर हमारे अर्थ के पास पहुंचा था, लेकिन उसका भी 90% क्या हो गया, लॉस हो गया। किस चीज़ में लॉस हो गया, तो रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, एब्जॉर्प्शन में, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया कुछ एनर्जी को। अब यानी कि 90% लॉस हो गया, बचा कितना, इसका भी 10%, 90% लॉस हो गया तो 10% बचा, यानी कि इसका 10% जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा कितना, 2 × 10⁻13 किलोवाट, 2 × 10⁻13 किलोवाट आएगा, जो हमारे सरफेस पे पहुंच रहा है। अब सरफेस पे भी जो एनर्जी पहुंच रहा है वो क्या है, अर्थ का बड़ा बड़ा पार्ट, मतलब कि कहीं समुद्र है, कहीं जंगल है, कहीं झाड़, कहीं खाई है, कहीं कुछ है, कहीं नदी है, कहीं झील है, सभी जगह तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, सभी जगह बिखर रहा है, यानी कि उसका 10% सरफेस पे जो पहुंच रहा वो 10% पहुंच रहा है, जो आपको दिखता है कि सारे जगह डूब पा रहा है। अब वो 10% कितना होगा उसका, तो 2 × 10⁻13 किलोवाट, यानी कि हमारे सरफेस पे इतना एनर्जी पहुंच रहा है, हमारे सरफेस पे इतना एनर्जी पहुंच रहा है, यानी कि सूर्य में कैसे एनर्जी बना ये जान लिए, वहाँ कौन सा रिएक्शन हुआ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, वो फ्यूजन हुआ तो उसके साथ साथ हीट एनर्जी निकला, ये जान लिए। यानी ये ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देता है कि जो सन जो है वो बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, तो उसमें एनर्जी जितना हीट एनर्जी है वो कैसे बन रहा है, कौन सा केमिकल प्रोसेस हो रहा है। हम उस केमिकल ज़्यादा प्रोसेस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन कंफ्यूज मत कीजिएगा फ्यूजन और फ्यूजन में, फ्यूजन का मतलब हो गया सनलाइन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन हो रहा है यहाँ। दूसरा बात हम लोग जानेगा कि जो हमारे पास वहाँ जो सन का जो एनर्जी बना वो हमारी धरती के पास पहुँच गया, कैसे किसके फॉर्म में पहुँचा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पहुँचा, जिसमें कि लाइटिंग अलग अलग चीज़ें हैं। धीरे धीरे हमारे पृथ्वी के पास में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कुछ एनर्जी लॉस हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर भी हमारे धरती के पास किरण पहुँचा दिया, हमारे पास पहुँच गया। चलिए अब पृथ्वी के अंदर हम लोग आ गए, सूर्य से प्रोड्यूस किए पृथ्वी में लेकर आ गए। अब थोड़ा पृथ्वी के अंदर जानते हैं क्या है। ये हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ है। आप जानते हैं कि अर्थ को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसका नाम है 2 भागों में, एक नॉर्थ का एरिया को, एक नीचे के एरिया को, 2 पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और बीच के लाइन को, काटने वाली लाइन को इक्वेटर लाइन कहा जाता है। जो रफीकल पार्ट है थोड़ा अगर पता है तो ठीक, नहीं तो इसको देखिए क्या है, एक इमेजनरी लाइन, ये नहीं कि ऐसा कोई लाइन बार बार दिया गया है, नहीं, एक इमेजनरी लाइन है। इस इमेजनरी लाइन को कहते हैं इक्वेटर लाइन। मतलब कि अर्थ को भी समझने के लिए, अर्थ छोटा तो है नहीं, कहीं ट्रैवल करना है, आप किस डायरेक्शन में है, इसीलिए क्या कर दिया गया है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको कहते हैं आधा आधा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और ये क्या हो गया, इक्वेटर लाइन, बांटने वाले रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं। ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि हिंदी में आप इसको कर्क रेखा कहते होंगे, एक कर्क रेखा भी है। अब ये कोई रेखा खींचा नहीं गया है, एक इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन है। उसके नीचे भी एक रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
यानी कि इसको हम मकर रेखा कहते हैं हिंदी में। यानी कि ये तीन रेखाएं को अपने ज्योग्राफी में कुछ आसानी हो, ज्योग्राफी का अलग अलग पार्ट्स है उसको समझने के लिए इसको खींचा गया है, हमें उतना नहीं आना है। लेकिन इसमें अब ये क्या होता है, ये जो एरिया है बीच का, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, जिसके बीच में विषुवत रेखा भी आ जाता है। आपको दिख रहा कि दो रेखा के बीच में क्या विषुवत रेखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यहाँ ज्योग्राफिकल पार्ट्स में सीधा हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि ज्योग्राफिकल पार्ट्स में क्या होता है। ये ज्योग्राफी में पढ़ना है, अगर आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो सन की लाइटें हैं ना, जो सन का रोशनी है वो सीधे इस पर सीधे पड़ती है। इस एरिया में क्या है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, जिस कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें जब सीधे पड़ती है, जैसे देखिए आप सुबह का टाइम देखते होंगे तो सूर्य का रोशनी थोड़ा तिरछा होता है, इधर साइड होता है तिरछा, तो उतना गर्मी नहीं होता है उसमें। और डूबते टाइम में सूर्य की रोशनी क्या होती है, तिरछी होती है, जिसके कारण उतना गर्मी नहीं, सुबह में एकदम उतना गर्मी, धूप निकल गया फिर उतना गर्मी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर शाम हो गया तभी उतना गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन वही क्या है, धूप जब दोपहर को रहता है तो आप देखते हो एकदम सीधे ऊपर रहता है, यानी कि उससे लाने वाली लाइटें एकदम सीधे पड़ती है और वो एकदम कड़क का गर्मी देता है। एकदम गर्मी के दिनों में तो और बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। उसी तरह यहाँ सूर्य की किरणें क्या है, इस जोन में डायरेक्ट पड़ती है, सीधे पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ धूप बहुत ही तेज, यहाँ कड़क गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है इस एरिया में। अब इसके बाद क्यों बताएं, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा। इसके बाद थोड़ा समझते हैं क्या, इस एरिया को क्या बताएं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये जो बीच का जो एरिया बचता है, ये बीच मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वो क्या है, वो ट्रॉपिकल जोन है। इस ट्रॉपिकल जोन में यदि हम लोग क्या लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया मतलब क्या हो गया, इस जमीन पर कहीं पे हम चले गए, इसके बीच में कहीं पे कोई कंट्री होगा, उस कंट्री में चले गए, उस कंट्री में हम लोग 1 मीटर स्क्वायर जमीन को लिए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है क्या कि 1 मीटर लेंथ में और 1 मीटर ब्रेथ में जो होता है, लंबाई और चौड़ाई में अगर हम लोग 1 मीटर लिए हैं तो उसका जो एरिया बनेगा 1 मीटर स्क्वायर बनेगा। जो एरिया बनेगा 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर लिए तो क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर क्या बनेगा, एरिया बनेगा। अगर इस एरिया में हम लोग देखें, यहाँ भी कुछ धूप आ रहा है इस जोन में, यहाँ भी धूप आ रहा है इस एरिया में, इसमें जो धूप आ रहा है उस धूप के दौरान देखते हैं कितना एनर्जी, उसमें कितना पावर है। तो 1 सेकेंड में 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 किलोवाट पावर पहुँचता है। एक ट्रॉपिकल जोन में आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देता है कि ट्रॉपिकल जोन में 1 मीटर स्क्वायर में कितना एनर्जी, कितना पावर पहुँचता है, तो कितना 1 किलोवाट पावर, ठीक है, लगभग पावर में है, लगभग 1 किलोवाट पावर पहुँचता है। अभी क्या है, इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो एक साउथ की तरफ जाएंगे। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा ज्योग्राफी का एक अंदर पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना देखिए क्या है कि ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि जो इक्वेटर लाइन से अगर हम पृथ्वी को ऊपर क्यों जाएंगे, क्योंकि इंडिया क्या है ऊपर की ओर ही है। आप मैप में देखिएगा अच्छा से एक तरह से सब देखिएगा, अगर तो देखिए ऊपर की ओर है। लेकिन ऊपर की ओर जब हम लोग कितना जाएंगे, 3200 किलोमीटर ऊपर, 3200 किलोमीटर नीचे जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, खास एरिया पहुंचेंगे, अर्थ को पार नहीं कर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बीच में हो गया है, लेकिन ये 3200 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और 3200 किलोमीटर जब नीचे जाएंगे उस एरिया में धूप का जो रोशनी पहुंचता है ना, वो उसका यूज करने के लिए जो सनलाइट पहुंच रहा है, जो हमारे इंडिया में भी सनलाइट जो पहुंच रहा है वो इकोनॉमिकल यूज करने के लिए, हाँ वहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3200 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे, मान लेते हैं 4000 किलोमीटर चले गए तो पहुँच गए यहाँ पर कोई कंट्री है, 4000 किलोमीटर पहुँच गए, मान लिया यहाँ पर कोई कंट्री है, उस कंट्री में अगर हम देखेंगे सोलर एनर्जी लगा देंगे, सोलर प्लेट लगा देंगे, तो पता चलेगा कि वहाँ पर इतना धूप में एनर्जी ही नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की रोशनी तिरछी होती जाती है एक ज्योग्राफी का पार्ट में। लेकिन क्या होता है, ज्योग्राफी के कारण, ज्योग्राफी का कंस्ट्रक्शन अपने कारण क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, रोशनी तिरछी होती है, लेकिन वो पावर नहीं आ पाता है, वो पावर नहीं आ पाता कि 3200 किलोमीटर तक। इसलिए कहा गया है कि जो इक्वेटर से 3200 किलोमीटर इधर और 3200 किलोमीटर नीचे दोनों साइड में अगर इतना एरिया में जो भी इतना डिस्टेंस में जो भी बीच में जो एरिया पड़ेगा, वहाँ क्या है कि अगर हम लोग सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिकल पड़ेगा और अच्छा रहेगा, हम वहाँ यूज कर सकते हैं, यूज करने लायक सोलर प्लेट लगा देंगे, उतना एनर्जी धूप में रहता है, उतना एनर्जी सनलाइट उतना टाइम रहता है कि हम लोग आसानी से उसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। चाहे जो हम बताएं कि सोलर के थ्रू खाना पकाना हो, अलग अलग डिवाइस का यूज करके अलग अलग के काम कर सकते हैं, उतना एनर्जी वहाँ पहुँची होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में देखते हैं तो एक धूप तो सुबह में 6 बजे ही निकल जाता है, 6 बजे पहले ही होली गर्मी के दिनों में, और 6 बजे तक रहता है, यानी कि पूरा 12 घंटा। क्या 12 घंटा उतना एनर्जी रहता है धूप में? नहीं, शुरू का जो 2 आवर होता है, यानी कि सुबह का 6 बजे से सुबह का 8 बजे तक, 2, 3 या 9 बजे तक
उतना धूप नहीं कड़ा होता है। और ना शाम में जब सूर्य डूबने लगता है 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद, तब उतना एनर्जी नहीं रहता है। उसका बीच का जो पावर होता है, उनके बीच का जो गैप होता है, यानी कि 9 बजे से बोलिए तो 4 बजे तक, उन दोनों के बीच में 6 से 8 घंटा का ड्यूरेशन, उसमें बहुत कड़ा धूप होता है। उस टाइम हम लोग आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग बहुत सारे काम को कर सकते हैं। नहीं वही बोला गया कि इंडिया में जो सोलर एनर्जी पहुंचता है लगभग 6 to 8 आवर लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अब ये तो हम लोग पूरा टाइम यूज नहीं कर पाएंगे, पूरा टाइम यूज नहीं कर पाएंगे मतलब क्या कि साल भर में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने हम लोग पूरा इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ महीना बादल होता है, बरसात का मौसम होता है, कुछ महीना ठंडी का मौसम होता है। तो मतलब इस ठंडी के मौसम में क्या होता है, कुहा होगा, फॉग होगा, तो उसका भी यूज नहीं करते, लेकिन मेनली हम इसका यूज गर्मी के टाइम में करते हैं। तो ये माना गया है कि लगभग 6 मंथ हमें मिल पाता है, लगभग 6 मंथ, 6 से 8 मंथ जो भी उनके आसपास मिल पाता है इंडिया में एनर्जी के लिए, यानी कि उसको इस एनर्जी का आसानी से यूज करने के लिए। अगर हम गर्मी के दिनों में बरसात के दिनों में देखें तो कभी धूप रहेगा, कभी बादल कर देगा, 10 मिनट धूप करेगा, फिर आधा घंटा बारिश होगा, फिर 1 घंटा धूप करेगा, मतलब कि उसको उतना कैलकुलेट नहीं करके कहा गया कि अप्रॉक्सीमेटली जो यूनिफॉर्म धूप है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मतलब कि कांस्टेंट बना हुआ है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, ये नहीं कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है। जो यूनिफॉर्म है वो लगभग 6 मंथ और फिर 1 साल के 6 साल में 6 महीने तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 6 महीने से 8 महीने तक। बाकी क्लाउडी डे चाहे विंटर डे अलग अलग सीजन होता है। अब हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पड़ता है, कितना भारत में कितना ज्योग्राफिकल एरिया में पड़ रहा है, भारत में वर्ल्ड में देखें कि ज्योग्राफिकल एरिया में कहाँ कहाँ पड़ रहा है, इस जोन में कहाँ पड़ रहा है। ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे सूर्य में जो एनर्जी नहीं आ पाएगा, हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, ये तक देखिए। लेकिन अब जो सोलर एनर्जी हमारे पास पहुँच रहा है उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है, उसका कुछ डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोलर एनर्जी आ रहा है, सोलर एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं मतलब क्या होगा, उसका हमको पैसा लग रहा है, सोलर एनर्जी हमको पहुँच मिल रहा है। जैसे हमारे छत पर धूप आ रहा है तो उससे क्या पैसा ले रहा है कोई नहीं, ये क्या है, कॉस्ट फ्री है एकदम, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। दूसरा क्या है एडवांटेज कि जो हमारे पास सोलर एनर्जी पहुँच रहा है, क्या उससे पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे कि हम लोग स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं बिजली बनाने के, मान लेते हैं बिजली बनाने के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तो बिजली बनाने के लिए हम लोग स्टीम पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, बिजली बन तो रहा है लेकिन हाँ कोयला से पॉल्यूशन भी हो रहा है। अगर वही हम सोलर पावर प्लांट, सोलर प्लेट लगा देंगे और सोलर एनर्जी का यूज करके हम डायरेक्ट बिजली बना देंगे तो उससे पॉल्यूशन होता है। सोलर पे छत लगा दीजिए, कोई पॉल्यूशन नहीं, ये पॉल्यूशन फ्री भी है, फ्री कॉस्ट में भी है। अच्छा सोलर प्लेट आप छत पे लगा देते हैं तो आपको अगर कभी उसको साफ सफाई करना हो तो क्या करते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद 1-2 बार खाली धो देते हैं, मतलब इसका मेंटेनेंस कितना बहुत ही कम करना है। और ये स्टीम पावर प्लांट में देखिए पर डे मेंटेनेंस करना होता है, पर डे चेक करना होता है, पर डे उसका टेस्टिंग करना होता है अलग अलग तरह का। लेकिन सोलर में क्या वैसा है नहीं है, बस थोड़ा सा अगर 10 दिन पे 15 दिन पे 20 दिन आप करना करें तब साफ कीजिए, तो मेंटेनेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब जब मेंटेनेंस कम होगा तो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आएगा वो भी बहुत कम होगा, यानी वही है कि क्या है पॉल्यूशन फ्री होता है। अब जब हम लोग बिजली का यूज बिजली बना लेंगे, सोलर एनर्जी का यूज करके जब हम लोग बिजली बना लेंगे तो क्या होगा कि जो बाहर से जो बिजली का बिल आता है वो बिल भी एकदम कम जाएगा, बहुत ही कम लेयर यूज करेंगे। बरसात के दिनों में भले मान लेते हैं कि बिजली नहीं बन पाएगा सोलर प्लेट से, तो उस टाइम हम लोग बाहर से यूज करेंगे तो बहुत ही साल भर में तो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि धूप तो मैक्सिमम टाइम रहता ही धूप रहता है, तो उस टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी उससे क्या होगा बिजली का बिल भी कम जाएगा। अगला क्या है, लो मेंटेनेंस है और कॉस्ट भी फ्री है, इसका एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी क्या है कि जहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास सोलर एनर्जी पहुँच रहा है, हम उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो शुरू में हमें कॉस्ट लगाना पड़ेगा। कॉस्ट लगाना पड़ेगा तो मतलब क्या हो गया कि सोलर प्लेट है, तो सोलर प्लेट जब हम लोग लगाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है कि, और सोलर प्लेट के साथ हमें बैटरी लेना होगा, यानी कि क्या होगा कि उसका इनिशियल कॉस्ट यानी कि शुरुआत में जो कॉस्ट लगेगा वो क्या होगा, महंगा होगा, वो थोड़ा महंगा। जैसे कि सोलर प्लेट ही महंगा होता है, बैटरी महंगा होता है, तो वो थोड़ा हम लोग के लिए महंगा पड़ जाता है, यानी कि एक्सपेंसिव होता है। दूसरा डिसएडवांटेज का क्या है कि मौसम पे डिपेंडेंट होता है। अगर 2 दिन बारिश नहीं हुआ तो पता चला कि सब लाइट घर में नहीं, बिजली नहीं चल रहा है, बल्ब नहीं चल रहा है। अगर बाहर से दूसरा कनेक्शन नहीं लिए हुए हैं तो 3 दिन कभी कभी क्या होता है बरसात में 7-7 दिन के 10-10 दिन क्या होता है धूप नहीं करता है, बहुत सारे एरिया में धूप नहीं करता है, तो उस समय में क्या होगा बैटरी तो डिस्चार्ज हो गया होगा उस टाइम पर। तो घर में क्या है लोड जो लगे हुए हैं, घर में बल्ब, फैन, मोबाइल जो चार्ज करते हैं, अलग टीवी चलाते हैं, क्या वो सब ऑपरेट नहीं करेंगे। ये डिसएडवांटेज है क्या कि वेदर पे डिपेंडेंट होता है, मौसम पे डिपेंडेंट होता है। तीसरा है क्या कि एक जब हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं तो क्या कहते हैं देखते हैं बहुत बड़ी एकड़ ज़मीन में, कई एकड़ ज़मीन में हम उसमें पावर प्लांट को लगाते हैं, कई बड़े बहुत बड़े ज़मीन में, तो यह क्या होगा बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए होता है इसके लिए। अब जब बहुत बड़ा एरिया चाहिए तो उतने बड़े एरिया को खरीदने के लिए कॉस्ट भी लगेगा, उतने बड़े एरिया में पावर प्लांट लगा तो थोड़ा सा मेंटेन, मतलब इसका कोई डिसएडवांटेज है कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है।
चलिए हमने इस यूनिट में थोड़ा जाना सोलर एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी कैसे बनता है, कैसे पहुंचा, इसके बारे में मैंने यहाँ तक देख लिया। यानी कि सोलर एनर्जी का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। यहाँ तक इस चैप्टर को यूनिट को स्टार्ट कर दिए हैं और बाकी जो भी पढ़ाए जाएंगे वो आगे बताए जाएंगे। सुधांशु